हाँ तो स्टूडेंट्स, आज कक्षा 9 के लिए विषय विज्ञान में उपविषय रसायन विज्ञान और पार्ट 2 है, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। बच्चों, चैप्टर के नाम में एक वर्ड आया पदार्थ। ये पदार्थ आपने पहले चैप्टर में पढ़ा था। उस समय हमने पदार्थ को भौतिक अवस्थाओं के आधार पर बांटा था और विभिन्न गुणों की उनकी चर्चा की थी। अब हम द्रव्य को कुछ दूसरे प्रकार से बांटने की कोशिश करेंगे यहाँ पर, और ये प्रकार रहेगा हमारा विलयन के आधार पर, तत्व और यौगिक के आधार पर। इन आधारों पर हम जो है किस प्रकार से द्रव्य को डिवाइड करते हैं ये देखना है। देखिए, इस चैप्टर में और क्या टॉपिक हम लेंगे वो भी देखें ध्यान से। पदार्थ द्रव्य की बात करेंगे, वर्गीकरण की बात करेंगे, शुद्ध अशुद्ध की बात करेंगे, मिश्रण, तत्व एवं यौगिक, विलेय पदार्थ, विलायक पदार्थ, टिंडल प्रभाव, ब्राउनी गति, विलयन, निलंबन, कोलॉइड विलयन। विलयन, निलंबन और कोलॉइड विलयनों में उनकी अंतर क्या हैं, उनकी विशेषताएं क्या हैं। जल एक यौगिक है, मिश्रण नहीं। इस टॉपिक पर हम बात करेंगे। ये क्वेश्चन कई बार मालूम कर लिया जाता है। आघात वर्धनीयता क्या होती है, तन्यता क्या होती है और मिश्र धातु क्या होती है। ये टॉपिक आगे पूरे चैप्टर में दे रखे हैं और इस प्रकार से हम जो है पूरे टॉपिक आज पढ़ेंगे और हमारा एक चैप्टर लगभग आपका कंप्लीट हो जाएगा। जो इसके एनसीईआरटी के लास्ट के प्रश्न हैं या बिटवीन द चैप्टर्स क्वेश्चन हैं वो अगले नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेंगे या पीडीएफ के माध्यम से मिलेंगे। अब देखिए, बात करते हैं हम द्रव्य या पदार्थ की बात। तो सबसे पहले आपको पता ही है, महर्षि कणाद ने जो है पदार्थ की सबसे सूक्ष्म व्याख्या करने की कोशिश की थी और उन्होंने कहा था यदि पदार्थ को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते ले जाएं और ऐसी स्थिति आ जाए कि उस पदार्थ का छोटा छोटा टुकड़ा सुई की नोक के जैसा हो जाए तो हम उस सूक्ष्म कण को ही पदार्थ का क्या बोल देंगे, कण बोल देंगे। और आगे जा कर के इन थ्योरीज को आगे भी साइंटिस्टों ने कुछ मान्यता दी और आगे बढ़ाई, किंतु हम यहाँ पर सीधे पुरानी व्याख्या को ना लिखते हुए हम अपने नई व्याख्या के अनुसार चलते हैं जो वर्तमान समय में चल रही है। तो देखिए, पदार्थ या द्रव्य, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं मैटर। हम वास्तव में सबसे पहले इनको दो भागों में बांट लेते हैं, विषमांगी और समांगी पदार्थ में। विषमांगी पदार्थ वे होंगे जिनका संगठन एक जैसा नहीं होगा, अनिश्चित संगठन होगा, अर्थात जो पदार्थ मिले हुए हैं उनकी कोई निश्चित मात्रा नहीं होती, मन चाहे मन से उसको मिला लिया जाता है। समांगी पदार्थ वे होते हैं जिनको पदार्थ को मिलाया जाए और मिलने के पश्चात उनके सारे अंग, अर्थात जिन जिन अंगों से मिलकर बने हैं, जो अंग मतलब जिनसे मिलकर बने हैं, वे अंग गायब हो जाएं, दिखाई ना दें। जैसे मैं एग्जाम्पल देता हूँ छोटा सा, चीनी और पानी का एग्जाम्पल लेते हैं। चीनी और पानी हमारे पास दो अवयव हैं। ये अवयव जब मिलाएंगे आपस में तो मिलाने के पश्चात चीनी पानी में गायब हो जाती है, तो हमें पता नहीं चल पाता कि चीनी कहाँ गई। वास्तव में मैं इस प्रश्न का जवाब आपको पहले वीडियो में दे चुका हूँ। जब पानी के अंदर चीनी मिलाई जाती है तो चीनी के कण घुल करके समांग अवस्था में आ जाते हैं और विलेय के कण जो हैं, अर्थात चीनी कण जो हैं, विलायक के अणुओं के बीच के गैप में अर्थात अंतरा आणविक स्थान में समायोजित हो जाते हैं और वे हमें दिखाई नहीं देते हैं। इस प्रकार के विलयन या पदार्थ जब हम पढ़ेंगे तो उनको समांगी पदार्थ की बात करेंगे। अब हम समांगी पदार्थ, विषमांगी पदार्थ के साथ साथ यदि हम बात करें शुद्ध पदार्थ की, तो समांगी पदार्थ क्या है, शुद्ध पदार्थ ही कहलाते हैं। शुद्ध पदार्थ भी हम यदि बांटना चाहते हैं तो शुद्ध पदार्थ दो हिस्सों में बांटे जाते हैं, तत्व और यौगिक में। अब तक लगभग 118 तत्व आपको ज्ञात हैं और यौगिक तत्वों से मिलकर बने होते हैं। इनकी अलग अलग व्याख्या भी करेंगे। पहले इस पूरे टेबल को आप समरी में समझ लीजिए। फिर तत्व की यदि बात करें तो तत्व भी प्राकृतिक और संश्लिष्ट अवस्थाओं में हमें प्राप्त हो सकते हैं। प्राकृतिक तत्व वे होते हैं जो प्रकृति में पहले से ही उपस्थित हैं और संश्लिष्ट वे होते हैं जिनको मैन मेड बोलते हैं, अर्थात ह्यूमन द्वारा बनाए गए हैं, मनुष्य द्वारा बनाए गए हैं, लैब मेथड में या किसी और विधि से। अब तत्व की बात करते हैं तो तत्व भी हम जो है बांट लेते हैं। तत्व 3 भागों में बांटे जाते हैं, धातु, अधातु और इनके बीच की कड़ी होती है उपधातु। इनके बारे में बहुत वर्णन करने वाले हैं। ये टॉपिक आपका आगे तक चलने वाला है, फर्स्ट ईयर इंटर तक आपको ये पीछे नहीं छोड़ने वाला है। तो अब तो आप डीपली पढ़ेंगे पर आगे इनका कुछ अंश मिलता है और उनके अंश के आधार पर चैप्टर जुड़े हुए हैं। फिर हमने यौगिक की बात कर रहे थे अभी, तो यौगिक की बात करते हैं तो यौगिक आपके पास 2 भागों में बांट दिए जाते हैं। अब से पहले अर्थात वर्तमान समय से पहले इनको 3 भागों में बांटा गया था, प्राकृतिक, जंतु
और खनिज। बट अब क्या करते हैं, ये दो भागों में बटे हुए हैं, कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक। यदि हम बात करते हैं पदार्थ की विषमांगी और समांगी अवस्था के आधार पर, तो ये मिश्रण के से बांटे जाते हैं। मिश्रण हमने पढ़ा है पहले भी, पिछले चैप्टर में मिश्रण पढ़ लिया था। तो मिश्रण की भी दो अवस्थाएं होती हैं, विषमांगी और समांगी। विषमांगी वह है जिसके संगठन अनियमित होते हैं, उनके प्रत्येक भाग का स्वाद अलग हो सकता है और उनको अलग करने में भौतिक विधियों से उनको अलग किया जा सकता है। और समांगी बात करें तो समांगी में क्या होता है, जो पदार्थ घुले हुए हैं या मिले हुए हैं वे हमें दिखाई नहीं देते हैं और सारा पदार्थ हमें मिलने के पश्चात जो बनता है वह समांग, एक जैसी संगठन दिखाई महसूस करता है। तो ये आपको मैंने एक टेबल समझाई, इस टेबल के आधार पर हमारा टॉपिक अब 1 बाय 1 लेकर चलते हैं। तो सबसे पहले बच्चों मिश्रण पढ़ते हैं। मिश्रण क्या होता है? मिश्रण दो या दो से अधिक पदार्थों का एक अवयव होता है, बना हुआ परिणाम होता है। और मिश्रण दो प्रकार के हो सकते हैं, समांगी और विषमांगी। समांगी वह होते हैं जिनके अंदर जो घुले हुए पदार्थ हैं या मिले हुए पदार्थ हैं उनको हम जो है सिंपली रूप से अलग अलग देख नहीं सकते, वो मिलकर के एक जैसे दिखाई महसूस होते हैं, जिसे होमोजीनियस कहते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। ये होमोजीनियस मिक्सचर जो होते हैं वो वास्तव में विलयन को ही कहा जाता है। और विलयन भी हमारे पास वास्तविक और अवास्तविक विलयन के आधार पर हम इसको बांट लेते हैं। ये हम कक्षा इंटर में पढ़ने वाले हैं, हम केवल विलयन तक की बात करेंगे। विलयन किन पदार्थों से बना होता है ये वही बात अभी हम रुक करके बात करेंगे। पहले हम बात करते हैं विषमांगी मिश्रण की। तो विषमांगी मिश्रण क्या होता है? जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलाए जाएंगे तो उनके अंदर कोई संगठन निश्चित नहीं होगा, उनके प्रत्येक भाग का स्वाद और ये उनका संगठन भिन्न भिन्न होगा, तो ऐसे विषमांगी मिश्रण कहलाते हैं। जैसे आपने सोचिए पानी लिया और पानी में आपने एक चम्मच रेत डाल दिया और आप उसको कितना हिलाइए, कुछ देर पश्चात रेत नीचे तली में बैठ जाएगा। एक प्रयोग और सोच लीजिए, आप एक गिलास लिया, गिलास में आपने पानी भर लिया, उसमें चॉक पाउडर आपने डाल लिया, चॉक पाउडर को हिलाते रहिए, किंतु कुछ देर पश्चात क्या हुआ, वह ऊपरी अवस्था में जब तक भीगेगा नहीं इसी प्रकार से तैरता रहेगा और लास्ट में जब हम उसको स्कंदन कर दिया जाए, फिटकर की थोड़ी सी एक डेली या टुकड़ा बांध कर लटका दिया जाए तो वह सब भारी होकर नीचे बैठ जाते हैं। तो क्या होता है, इनको अलग हमने इनके कंपोनेंट को, इनके घटकों को अलग किया जा सकता है। जिस प्रकार से चॉक पाउडर और रेत की बात मैंने जल के साथ की है। अब बात करते हैं क्या है कि समांगी पदार्थ की। समांगी पदार्थ में क्या करते हैं हम? समांगी पदार्थ में जो हम पदार्थ मिलाते हैं उन पर मिल करके एक जैसे हो जाते हैं और उनको हम जो है अलग अलग सामान्य भौतिक विधियों द्वारा नहीं अलग कर सकते। शुद्ध पदार्थ उन्हीं का परिणाम होता है और शुद्ध पदार्थ अर्थात समांगी पदार्थ को हम शुद्ध पदार्थ कह देते हैं। शुद्ध पदार्थ हमने अब बात करते हैं कितने भागों में बांटे जा सकते हैं। ये होते हैं दो भागों में, तत्व और यौगिक में। तत्व क्या होता है भाई? तत्व पदार्थ का वह छोटे छोटा कण है जिसके अंदर एक जैसे गुण उपस्थित होते हैं। इनको और भौतिक रासायनिक विधियों से और पृथक नहीं किया जा सकता है, तत्व कहलाता है। और तत्व मिलकर के जो है यौगिक बनाते हैं। यौगिक जो बनाते हैं, यौगिक बात करते हैं हम, जैसे हम जल की बात करते हैं, एक सिंपल एग्जांपल लेकर के, तो जल आपका फॉर्मूला होता है H2O और इसमें जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के जल बनाते हैं। इसमें हाइड्रोजन के 2 परमाणु होते हैं, ऑक्सीजन का 1 परमाणु होता है और आपका जल बन जाता है। इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन निश्चित अनुपात में मिले होते हैं। जब निश्चित अनुपात में मिले होते हैं तो इनको हम जो है भौतिक विधियों से पृथक नहीं कर सकते हैं, रासायनिक विधियों से ही पृथक कर सकते हैं। इसलिए हम इनको शुद्ध पदार्थ या समांगी पदार्थ के नाम से जानते हैं। अब बात करते हैं क्या है कि कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिक की बात करते हैं। अब यौगिक के साथ साथ हम कार्बनिक अकार्बनिक बात करें तो वे सभी पदार्थ जिनके अंदर मुख्य रूप से कार्बन उपस्थित होता है और कार्बन के अतिरिक्त हाइड्रोजन और अन्य पदार्थ भी होते हैं, वह कार्बनिक यौगिक कहते हैं। और कार्बनिक यौगिक की बात करूँ मैं, यदि आपको बात करूँ C6H12O6, C6H12O6 सिक्रोज की बात करते हैं, या ग्लूकोज का फॉर्मूला ये होता है, चीनी को भी हम बोल देते हैं। तो क्या है, इनमें कार्बन मुख्य रूप से पाया जाता है। यदि मैं मेथेन की बात करता हूँ CH4 की, तो इसमें कार्बन मुख्य रूप से पाया जा रहा है। मैं CO2 की बात करता हूँ, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की, तो कार्बन मुख्य रूप से पाया जा रहा है। अर्थात कार्बन तो इसमें रहना ही रहना है और ऐसे पदार्थ जिनके अंदर कार्बन मुख्य रूप से पाया जाता है उनको कार्बनिक यौगिक कहते हैं।
किंतु कुछ पदार्थ हमारे पास ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर कार्बन नहीं होता है और अन्य पदार्थ एक निश्चित अनुपात में मिलकर के यौगिक बनाते हैं। जैसे मैंने आपको बात कर रहा हूँ, मैं H2SO4 की बात कर रहा हूँ, सल्फ्यूरिक अम्ल की बात कर रहा हूँ, मैं HCl की बात कर रहा हूँ, तो हाइड्रोजन और क्लोरीन इसमें है किंतु इसमें कार्बन नहीं है। ऐसे पदार्थ या ऐसे यौगिक जिनके अंदर मुख्य रूप से कार्बन पाया जाता है वे कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं, और जिनके अंदर कार्बन नहीं पाया जाता है वे अकार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। अब बात करते हैं हम तत्व के बाद। तत्व हम दो भागों में बांट लेते हैं, प्राकृतिक और संश्लेषित रूप में। जो तत्व हैं प्राकृतिक में पाए जाते हैं, अर्थात हमारे वायुमंडल में पहले से उपस्थित हैं या पृथ्वी पर उपस्थित हैं, उनको हम प्राकृतिक तत्व कहते हैं। और जो मैन मेड हैं, मनुष्य ने इन्वेंशंस के द्वारा खोजे हैं, वे संश्लेषित तत्व कहलाते हैं। अब तत्व के साथ साथ हम बात करते हैं इनके डिवाइडेशन की। तत्व मैंने आपको बताया था, धातु, अधातु, उपधातु, ये हमारा टॉपिक बहुत मोस्ट है, इसलिए मैं आपको बहुत तेजी के साथ इन टॉपिक पर ला करके थोड़ा सही से समझाता हूँ। देखिए, तत्व का जो पहला भाग हम पढ़ रहे हैं धातु। धातु क्या होता है? जितने भी धातु हैं वे सामान्य रूप से ठोस होती है, और जो हम आवर्त सारणी हमने पढ़ाई आपको, उस आवर्त सारणी में जो प्राय एस ब्लॉक की ओर हैं या जो अपनी रासायनिक अभिक्रियाओं में इलेक्ट्रॉन को त्याग करके धनायन बनाती हैं, वे धातु कहलाती हैं। मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेता हूँ। यदि मैं सोडियम की बात करता हूँ तो सोडियम का परमाणु क्रमांक आप जानते हैं 11 होता है, और इसका जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं तो 2 8 1 लिखते हैं। अर्थात इसकी नाभिक में जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैं उनके बाहर जो कक्षाएं हैं उनमें पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, और जो तीसरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। ये अगर 1 इलेक्ट्रॉन त्याग दे तो क्या करेगी? ये इलेक्ट्रॉन त्यागने पर धनायन बना देती है। तो 1 इलेक्ट्रॉन त्यागना मतलब इसने क्या करा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया। रिएक्शन देखेंगे इसकी, Na कैटायन और 1 इलेक्ट्रॉन से त्याग दिया। इलेक्ट्रॉन को आप E या E-4 लिख सकते हैं। ऐसी यदि मैं और किसी और तत्व की बात करता हूं तो वह भी यदि इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है अर्थात धनायन बना रहा है, तो समझ लीजिए वह क्या है, धातु के नाम से जाना जाएगा। सभी धातुएं मुख्य रूप से ठोस होती हैं और ये ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती हैं। इनको पीटने पर ये अपने आकार को परिवर्तित कर सकती हैं। गर्म अवस्था में इनके तार खींचे जा सकते हैं और ये रासायनिक अभिक्रियाओं में अपने इलेक्ट्रॉनों को त्याग करके धनायन बनाते हैं। ये बात अभी हम अंतरों में भी लेकर चलेंगे, केवल मैं सामान्य रूप से आपको बता रहा हूँ। और धातुएं जैसे सोडियम है, मैग्नीशियम है, ये सब क्या इस प्रकार की, आयरन, कॉपर, सब क्या धातुएं हैं। अब अगर अधातु की बात करते हैं, अधातु वे हैं जो अपने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूरा करने के लिए बाहर से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती हैं और ऋणायन बनाती हैं। जैसे कि मैं बात करता हूँ ऑक्सीजन की बात करते हैं, तो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है, तो 2 और 6 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा। और यदि हम बात करते हैं अष्टक पूरा करने की बात करते हैं तो इसके बाद 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी है जो अष्टक पूरा करना चाहेगी ये, तो बाहर से 2 इलेक्ट्रॉन लेगी तब ये अष्टक पूरा करेगी, तो इस पर ऊपर -2 चार्ज आ जाएगा, अर्थात इसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे, अपना अष्टक पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे। यहाँ पर इसने अष्टक से अतिरिक्त जो इलेक्ट्रॉन थे वो त्यागे हैं, और त्यागने का मतलब कहाँ से है ये भी समझने की बहुत ज़रूरत है। इलेक्ट्रॉन त्यागना, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना, इनका क्या मतलब है, क्यों आवश्यक है, ये पहले आप क्लियर कर लेते हैं। देखिए, जिनके पास बाह्य कक्षा में 1 2 3 4 तक इलेक्ट्रॉन होते हैं वह अपने अष्टक को पूरा करने में काफ़ी समय लगाती हैं। इससे अच्छा उनको एक ऑप्शन लगता है, क्या, इलेक्ट्रॉनों को त्यागना। जिनके पास 4 या 4 से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बनाती हैं, और जिनके पास 4 से ऊपर 5 6 4 भी गिन सकते हैं आप यहाँ पर, 4 5 6 7 इस प्रकार के इलेक्ट्रॉन हैं, 8 से कम इलेक्ट्रॉन हैं, तो वो क्या करती हैं, अपने अष्टक को पूरा करने के लिए बिल्कुल अफर्ट रहती हैं और क्या करते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए वो इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे तत्व से या यौगिक से ग्रहण करते हैं। इसी वजह से उनको -4 आ जाता है, और -4 और
और प्लस चार्ज आपको इस बात से समझना आसान रहेगा। तो जिनके पास बाह्यतम कोश में 4 से अधिक इलेक्ट्रॉन हैं वो इलेक्ट्रॉन लेकर के ऋणायन बनाती हैं, और जिनके पास 4 इलेक्ट्रॉन या 4 से कम होते हैं वो क्या करती हैं, इलेक्ट्रॉन त्यागती हैं, और जो इलेक्ट्रॉन त्यागती हैं वो धनायन बनाती हैं, जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती हैं वो ऋणायन बनाती हैं, और जो धनायन बनाती हैं वे धातु हैं, और जो ऋणायन बनाते हैं वो अधातु हैं। जैसे कि ऑक्सीजन है, सल्फर है, क्लोरीन है, ये सब क्या हैं, ये सब अपने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, ये इसीलिए अधातु की श्रेणी में आते हैं। अब बात करते हैं उपधातु की बात करते हैं। तो जो तत्व की व्याख्या हम कर रहे हैं धातु से अधातु से, तो इनके बीच का जो कड़ी होती है उनको बोलते हैं उपधातु। अर्थात वे सभी तत्व जिनके अंदर धातुओं के गुण और अधातु के गुण मिक्स अवस्था में पाए जाते हैं उनको हम उपधातु के नाम से जानते हैं। अर्थात ये मध्यवर्ती गुण के होते हैं, कुछ गुण धातु के होंगे, कुछ गुण अधातुओं के होंगे, इसी कारण इनको उपधातु कहते हैं। और उपधातु जैसे एंटीमनी है, बिस्मिथ है, जर्मेनियम है, ये सब क्या हैं, आपके उपधातु हैं। और मैंने पीडीएफ में भी आपको इसके सबके बारे में डिटेल के रूप में बता दिया है, फिर भी वीडियो के माध्यम से आप और अच्छी तरह समझ सकते हैं। अब हमारे पास हमने ये टॉपिक सब एक दृष्टि में देख लिए हैं। अब बात करते हैं हम कहाँ की, द्रव्य हमारा हुआ, वर्गीकरण हुआ, शुद्ध अशुद्ध पदार्थ हुआ, और मिश्रण भी हमारा हुआ, तत्व एवं यौगिक भी हो गया। अब विलय की बात करते हैं हम, विलय पदार्थ की बात करते हैं। तो अब देखेंगे यहाँ से, अब मैं इस टॉपिक को हटा देता हूँ। देखिए अब जो टॉपिक आ रहा है वो विलय पदार्थ का आ रहा है। विलय को पहले समझिए, विलय होता क्या है। विलय माने घुलना, अर्थात कोई चीज घुलने वाली जो है उसको विलय पदार्थ कहेंगे। अब हम विलय पदार्थ की बात कर रहे हैं तो हम विलय पदार्थ में जो है, ये वैसे चीनी लेते हैं हम, आपने चीनी एग्जाम पे कई बार पढ़ लिया है ना। तो चीनी है, नमक है, ये सब क्या है, ये घुलनशील पदार्थ हैं। जितने भी घुलनशील पदार्थ होते हैं वो विलय पदार्थ कहलाते हैं। अब विलय पदार्थ को हम किस चीज में घोल रहे हैं, जिस चीज में घोलते हैं उस पदार्थ को ही हम विलायक पदार्थ कहते हैं। विलय को बोलते हैं सोल्यूट, SOLUTE, और ब्लैक बोलते हैं सोलवेंट। ओके, और विलय और ब्लैक मिलकर बनता है विलयन, जो होता है सोल्यूशन। तो हमने क्या सीखा, हमने ये सीखा कि विलय और ब्लैक को मिलाने पर बनता है विलयन। हम शॉर्टकट में ले सकते हैं किस प्रकार से, विलय प्लस विलायक हमें क्या बनाता है, विलयन बनते हैं। अंग्रेजी में बोल सकते हैं सोल्यूट एंड सोल्यूशन, सॉरी सोल्यूट एंड सोलवेंट गिव्स अस सॉल्यूशन आफ्टर डिजोल्विंग। चलिए अगली बात करते हैं हम ब्लैक पदार्थ के साथ साथ टिंडल प्रभाव की एक टॉपिक आने वाला है, और टिंडल प्रभाव हमारे इस टॉपिक में विलयन से जोड़ने वाला है। तो विलयन को नीचे पढ़ाने के लिए, अर्थात विलयन के भागों को या विलयन के अतिरिक्त अन्य जो अवस्थाएं हैं उनको पढ़ाने के लिए हमें सबसे पहले 2 हेडिंग पढ़ना बहुत जरूरी है, जिन हेडिंगों का नाम है टिंडल प्रभाव और ब्राउनी गति। देखिए अब बात करते हैं टिंडल प्रभाव की बात करते हैं। टिंडल इफेक्ट के नाम से जानते हैं। एक प्रोफेसर टिंडल नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक प्रकार का प्रयोग करा, और प्रयोग क्या करा उन्होंने, एक अंधेरा कमरा ले लिया, उस अंधेरे कमरे में उन्होंने एक बीकर लिया कांच का, और उस कांच के बीकर के ऊपर एक कैमरा लगा दिया, ऑटोमेटिक कैमरा लगा दिया, और इसमें पहले एक साधारण विलयन जिसे हम वास्तविक विलयन के नाम से जानते हैं इसको रखा, और वास्तविक विलयन रखने के बाद इन्होंने इस पर एक टॉर्च से प्रकाश को आपतित किया, और ये जब प्रकाश आपतित किया तो उन्होंने देखा कि प्रकाश किरण सीधे आर पार गुजर जाती है, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। और फिर इन्होंने क्या किया, इन्होंने फिर इसके पश्चात
बिलियन था ये सामान्य बिलियन, अर्थात वास्तविक बिलियन, वास्तविक बिलियन। फिर उन्होंने क्या किया, उसके पश्चात बिलियन के साथ साथ मैंने अभी आपको निलंबन और कोलाइडी नहीं पढ़ाया, किंतु मैं अभी बताऊंगा, पहले टॉपिक समझ लेंगे। फिर उन्होंने क्या लिया, इस बिलियन को हटा करके, वास्तविक बिलियन को हटा करके उन्होंने उस अंधेरे कमरे में दोबारा से यहाँ पर कैमरा लगाया, उन्होंने इसमें एक कोलाइडी बिलियन भर लिया। अभी बताएंगे कोलाइडी क्या होता है, ठीक है। और पुनः ये प्रयोग किया, टॉर्च होगी, और यहाँ से चलने वाली किरणें जो थी जब इस कोलाइडी बिलियन से गुजरी तो उन्होंने एक अजीब सी घटना देखी। और घटना क्या थी बच्चों, इस घटना में उनको एक नीले रंग का शंकु चमकीला सा दिखाई दिया। और इस शंकु को उन्होंने, ये कौन टाइप का शंकु प्राप्त हुआ, ये इस शंकु को जब उन्होंने देखा कि बहुत चमकीला था, तो इस घटना को उन्होंने एक प्रकार के बिलियन पर और करा। उस बिलियन का नाम था कोलाइडी। और जब कोलाइडी बिलियन में से गुजारा तो उन्हें ये घटना और ज्यादा चमकीली दिखाई दी। तो चमकीली ज्यादा दिखाई दी तो उन्होंने इस पर स्टडी की, और स्टडी के बाद इसका वर्णन किया। ये चमकदार शंकु दिखाई दिया, शंकु चमकदार या चमकीला शंकु। यहाँ पर भी उनको चमकीला शंकु दिखाई दिया, चमकीला शंकु आकार आकृति दिखाई दी। और उन्होंने इस घटना को अपने शब्दों में बताया। और उन्होंने क्या बताया कि जब वास्तविक बिलियन में से प्रकाश की किरण अंधेरे कमरे में रखे बीकर में से गुजारी जाती है तो कोई घटना या कोई प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं दिखाई देता। क्यों दिखाई देता, या तो शंकु क्यों नहीं दिखाई देता, क्योंकि पदार्थ के जो बिलियन है, वास्तविक बिलियन है, उसके कण बहुत बारीक होते हैं, महीन होते हैं, इतने बारीक कि हम हमारी कल्पना से भी परे होते हैं। और जब प्रकाश इस तरह से गुजरता है इनमें से तो ये प्रकाश को कम प्रकीर्णित करते हैं, ना के बराबर प्रकीर्णित करते हैं, जिसकी वजह से कोई भी यहाँ पर चमकीला शंकु जैसी घटना दिखाई नहीं देती। किंतु जब कोलाइडी बिलियन में से ये घटना उन्होंने देखी तो उनको ये महसूस हुआ कि एक चमकीला शंकु दिखाई दिया। और चमकीला शंकु दिखाई देने पर उन्होंने अपनी इस व्याख्या को किया कि चूंकि कोलाइडी बिलियन के कण वास्तविक बिलियन के कण से अधिक मोटे होते हैं या बड़े होते हैं आकार में या व्यास में बड़े होते हैं, जब प्रकाश की किरण इनसे टकराई है तो इनमें प्रकाश का प्रकीर्णन हुआ है इन कणों टकरा करके, जिसकी वजह से ये चमकीला शंकु हमें दिखाई देता है। अब बात करते हैं निलंबन की। तो निलंबन में इन्हें ये घटना और ज़्यादा स्पष्ट दिखाई दी। और उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा ये घटना इसलिए अधिक स्पष्ट दिखाई दे रही है क्योंकि कोलाइडी विलयनों के निलंबन विलयनों के या मिश्रणों के जो कण हैं वो वास्तविक और कोलाइडी विलयनों से काफ़ी बड़े होते हैं, जिसके वजह से प्रकाश से प्रकीर्णन घटना सबसे ज़्यादा हो जाती है और ये शंकु बहुत ज़्यादा चमकीला दिखाई देता है। अब ये तो बात थी इनके प्रयोग की। अब मैं बताता हूँ इसके प्रयोग के बाद इस प्रिटेंडर प्रभाव की परिभाषा की। अब आपने वास्तविक विलयन, कोलाइडी विलयन और निलंबन पढ़ लिया है। अब इसके आधार पर मैं आपको ये परिभाषा बता रहा हूँ। तो बच्चों, जब किसी अंधेरे कमरे में एक कांच के बीकर में रखकर वास्तविक विलयन को रख करके टॉर्च का प्रकाश डाला जाता है तो उसमें से कोई प्रकाश प्रकीर्णन की घटना नहीं घटती, अर्थात कोई शंकु दिखाई नहीं देता, ये शंकुआकार चमकीली आकृति दिखाई नहीं देती। किंतु जब वास्तविक विलयन के
जगह निलंबन या कोलाइडी विलयन को रखा जाता है तो एक चमकीला शंकु दिखाई देता है जो कि प्रकाश प्रकीर्णन की घटना के कारण होता है। इस घटना को ही हम टिंडल प्रभाव कहते हैं और चूंकि ये घटना का पता टिंडल नाम के साइंटिस्ट ने लगाया था, इसी वजह से उन्होंने इस घटना को अपने नाम पर ही नाम दे दिया टिंडल प्रभाव। तो ज़्यादा हार्ड बात तो नहीं है, सिंपल सी बात है। जब किसी वास्तविक विलयन में से प्रकाश किरण गुजारी जाती है अंधेरे कमरे रख करके, कोई शंकु दिखाई नहीं देता, किंतु जब निलंबन और कोलाइडी में गुजारा जाता है तो शंकु दिखाई देता है। इस घटना को ही हम टिंडल प्रभाव के नाम से जानते हैं। चलिए, ये तो आपका टिंडल प्रभाव की बात थी। अब हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? बात करते हैं ब्राउनी गति की बात करते हैं। एक टॉपिक आएगा आपका ब्राउनी गति। देखिए, अब ब्राउनी गति में क्या हुआ? ब्राउनी गति में ये हुआ, ये प्रोफेसर ब्राउन नाम के एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने क्या करा? उन्होंने पुष्प के पराग कणों को लिया और जल के ऊपर चिमटी से या ब्रश से छोड़ दिया। उनको वे पराग कण बहुत तेजी से दाएं बाएं आपस में लड़ते झगड़ते या टकराते हुए दिखाई दिए। उन्होंने इस घटना को और अच्छा देखने के लिए, समझने के लिए माइक्रोस्कोप का हेल्प ली, या सहायता ली। उनको ये बहुत तेजी से फिर गति करते हुए रैंडमली टकराना, मुड़ना, ये घटना दिखाई दी। तो उन्होंने ये कहा कि पराग के कण खुद तो नहीं चल सकते, पराग के कण खुद तो नहीं चल सकते हैं, पुष्पराग के कण, किंतु ये क्यों चल रहे हैं, ये बात पता लगाने की है। तो उन्होंने कहा जिस चीज से ये चिपक गए हैं या जिन कणों से ये चिपक गए हैं उनकी वजह से ये दाएं बाएं भाग रहे हैं और दाएं बाएं भागने की वजह से ही ये घटना घट रही है। और इस घटना को उन्होंने ब्राउनी गति नाम दिया और उन्होंने कहा कि विलायक के कण हैं, उन कणों से ये कण चिपक गए हैं और वो तेजी से गति कर रहे हैं। अब इस बात को समझेंगे दोबारा से शॉर्टकट में। प्रोफेसर ब्राउन ने यह बताया जब पुष्प के पराग कण या पोटेशियम परमैंगनेट के कण हम किसी विलयन में या ब्लैक में डालते हैं तो वह बहुत तेजी से दाएं बाएं रैंडमली मोशन करते हैं और इस गति को ही ब्राउनी गति कहते हैं। इनकी गति अनियमित गति होती है। जब अनियमित गति होती है तो इनका कोई निश्चित दिशा और निश्चित आकार तो होगा नहीं। तो हम करेंगे जब ब्राउनी गति की परिभाषा हम आपसे मालूम करेंगे कभी, तो आप कैसे शो करेंगे? सिंपल सी बात है, अनियमित गति होती है तो आप मन चाहे ऐसे बना दीजिए, ऐसे बना दीजिए, ऐसे बना दीजिए, ऐसे, ये क्योंकि गति कैसी है? अनियमित गति है। तो कण यहाँ पर भी था, ये कण यहाँ पर आ गया, ये कण यहाँ पर आ गया, फिर यहाँ पर आया, फिर यहाँ पर आया, ये इस प्रकार से जहाँ जहाँ की डायरेक्शन चल रही है वहाँ पर बनाकर आपको इसको मुक्त हो सकते हैं। और ये आपका क्वेश्चन बहुत ही इजी है और सबसे ज़्यादा मालूम भी किया जाता है, हम भी मालूम करते हैं और परीक्षाओं में कई बार आता है। ठीक, तो ब्राउनी गति आपको ये बहुत सिंपल तरीका है, आपको याद रखना है। विलयन में आपको पढ़ा चुका हूँ। निलंबन कोलाइडी की बात करते हैं। तो चूंकि मैं निलंबन कोलाइडी हमारे टिंडल प्रभाव में थोड़ी सी झलक आई थी, थोड़ी बात आई थी, पर हम बात करते हैं निलंबन की। निलंबन से पहले आप कोलाइडी पढ़ेंगे तो सही रहेगा। चलिए, कुछ पदार्थ के विलयन ऐसे होते हैं जो देखने में दिखाई देते हैं समांगी, अर्थात उनके सारे संगठन, सारा कंपोजिशन हमें एक जैसा दिखाई देता है, किंतु वास्तव में वह होते हैं विषमांगी। अब ऐसे पदार्थ जो हैं या ऐसे विलयन जो हैं या ऐसे मिश्रण जो हैं वो सब क्या हैं? आप कहलाएंगे कोलाइडी विलयन कहलाएंगे। अब इसका सिंपल सा एग्जाम्पल क्या है? आप दूध का एग्जाम्पल लीजिए। दूध एक कोलाइडी विलयन होता है और वास्तव में पायस रूप में ये बनता है पशुओं के शरीर से, अर्थात जो दुधारू पशु होते हैं उनसे। चलिए, अब ये टॉपिक मालूम किया जाता है कई बार टेस्ट में कि दूध क्या है। यदि वो कोलाइडी विलयन की बात करते हैं तो कोलाइडी विलयन पर ऑप्शन लगता है। यदि वो कहता पायस है, कोलाइडी विलयन नहीं दे रखा है, तो वहाँ पायस पर निशान लगाएंगे। और ये आपका बहुत वैल्यूएबल क्वेश्चन है, परीक्षाओं में कई बार मालूम कर दिया गया है, इंटरनल एग्जाम में भी और एक्सटर्नल एग्जामों में भी। चलिए, तो अब कोलाइडी विलयन दूध की बात कर रहे थे हम, तो दूध के अंदर आप देखेंगे तो उसमें लैक्टोज भी होती है, जिसकी वजह से मिठास उसमें होती है, और कुछ देर रख दिया जाए तो खट्टा बन जाता है, दही बन जाती है। तो मतलब क्या हुआ कि ये जो है उसके अंदर कई सारे पदार्थ हैं, जल के भी कण हैं, अर्थात ब्लैक के भी कण हैं उसमें दूध के अंदर जो और तत्व हैं वो भी मौजूद हैं, किंतु हम उसको कितने घंटे रख दें, कितना उसे हिला लें डुला लें, किंतु उसके जो विलेय पदार्थ हैं वो
शांत नहीं हो सकते, नीचे नहीं बैठ सकते, अर्थात ये हमें पृथक नहीं किए जा सकते हैं। तो ये क्या है, कोलाइड विलयन कहलाते हैं। अब बात करते हैं निलंबन की बात करते हैं। निलंबन की बात करते हैं तो निलंबन की बात करते हैं, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं, पदार्थ मिश्रण ऐसे होते हैं जिनके अंदर जो है विलेय और विलायक मिल करके पास ऐसे बन जाते हैं कि उनको कितना हिला लिया जाए, कितना डुला लिया जाए, वो कुछ देर बाद ऑटोमेटिकली नीचे बैठ जाते हैं, अर्थात ये अस्थायी होते हैं। अस्थायी मतलब जानते हो, मतलब इनके विलेय और विलायक के घटकों को अलग किया जा सकता है, कुछ समय पश्चात रख दिया जाए तो ये नीचे बैठ जाते हैं। जैसे पानी और रेत का मिश्रण मैंने आपको बताया था, जैसे ही आप उधर हिलाएंगे उसे तो घूमते रहेंगे कण रेत के, क्योंकि जब रख देंगे तो कण नीचे बैठ जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ, निलंबन पदार्थ है। अब हमारे पास निलंबन, कोलाइडी, विलयन और ये सब विशेषताएं मैंने आपको पीडीएफ के माध्यम से भेज दी हैं। अब बात करें जल एक यौगिक है या मिश्रण। बच्चे प्रश्न कई बार मालूम कर लिया गया है, जल एक यौगिक है या मिश्रण। भाई यौगिक क्या होता है, मिश्रण क्या होता है, मैं आपको बता चुका हूँ। यौगिक वह होता है जिनमें तत्व एक निश्चित रासायनिक संयोग से निश्चित अनुपात में बनते हैं, और मिश्रण वे होते हैं जो किसी भी अनुपात में मिला दिए जाते हैं और रासायनिक अभिक्रिया द्वारा प्राप्त नहीं होते हैं। अब जल की बात करते हैं तो जल में वही मैंने आपको बताया था, अभी जल का अणु होता है H2O, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर बनते हैं। हाइड्रोजन इसमें 2 परमाणु होते हैं और ऑक्सीजन इसमें 1 परमाणु होता है और मिलकर बनाते हैं H2O। अब हाइड्रोजन के भार की बात करते हैं तो हाइड्रोजन भार 1 होता है, 1 दूनी 2 हो गया। ऑक्सीजन का परमाणु 1 है तो ऑक्सीजन का परमाणु का भार जो है 16 होता है। तो इनके अंदर क्या है, भारात्मक अनुपात 2:16 है। किसके रूप में, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रूप में। जब अनुपात करेंगे 16, 2 × 2 2 8 16, अर्थात इनके अंदर एक निश्चित अनुपात है, 1:8 का या 2:16 का। ये तो बात क्या कि भारात्मक हिसाब से। अब बात करते हैं आयतन के हिसाब से। अब आयतन क्या होता है, कितने हमने इसके आयतन लिए। यहाँ हाइड्रोजन के 2 आयतन हैं और यहाँ ऑक्सीजन परमाणु के 1 आयतन है, तो यहाँ पर भी एक निश्चित आयतन है 2:1 का। आयतन के हिसाब से 2:1 अनुपात आ रहा है और भार के हिसाब से 1:8 अनुपात आ रहा है, अर्थात इनके अंदर दोनों विधियों से निश्चित अनुपात है। इसलिए जल एक यौगिक है, मिश्रण नहीं। हम जानते हैं यौगिक के अंदर निश्चित अनुपात होता है, मिश्रण के अंदर कोई निश्चित अनुपात नहीं होता। एक सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं। हमारे घर में जब प्लास्टर होता है तो क्या करता है मिस्त्री, क्या करता है मजदूर से कि भाई 1 परात सीमेंट ले लो, ठीक, 4 परात रेत ले लो और 1 परात या 2 परात जो भी बजर फुट डाल दो। तो आप ये सोचेंगे, तुम सोचोगे इनसे निश्चित अनुपात है, ऐसा नहीं है। परात के अंदर जितने भी कण पहुंचे हैं वो जरूरी नहीं है वो समान मात्रा में पहुंचे हों। मजदूर परात को भर के भी डाल सकता है और मजदूर उस परात को चोटी बिना ढाले भी डाल सकता है, अर्थात कुछ ओछी डाल सकता है। तो उसमें कोई निश्चित अनुपात नहीं हुआ, मात्रात्मक उनका अनुपात नहीं है, वो केवल आपको लगता है। चलिए तो अब आप बात करते हैं, ये बात क्लियर हुई आपकी। बच्चा आघात, वर्धनीयता और तन्यता की मैंने आपसे बात कही थी, जब मैं आपको तत्व के भाग पढ़ा रहा था, धातु, अधातु और उपधातु की बात में पढ़ा रहा था। तो देखिए भाई आघात वर्धनीयता बोलते हैं मैलेबिलिटी। जब धातुओं पर हथौड़े से प्रहार किया जाता है तो उनका आकार परिवर्तित हो जाता है, अर्थात उनके आकार का क्षेत्रफल बढ़ जाता है, मतलब वो चादर के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं। ठोसों का या धातुओं का उन पर प्रहार करने से, हथौड़े प्रहार करने से उनके आकार में, क्षेत्रफल में परिवर्तन होना ही आघात वर्धनीयता कहलाता है। लोहा इसका सबसे सरल एग्जाम्पल है और सोना सबसे अधिक मेलेबल होता है, अर्थात चादर रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। सबसे ज़्यादा सोने की मेलेबिलिटी होती है, आघात वर्धनीयता होती है, इसीलिए सोने के बारीक से बारीक पत्र बनाए जाते हैं। अब बात करते हैं क्या कि तन्यता की। धातुओं को गर्म अवस्था में उनके आकार को परिवर्तित करके तार में परिवर्तित किया जा सकता है, इस गुण को ही तन्यता या डक्टिलिटी कहते हैं। बात करते हैं मिश्र धातु की। मिश्र धातु क्या होती है बच्चों, मिश्र धातु नहीं अलॉय। इसमें क्या होता है, इसमें करते हैं हम 2 या 2 से अधिक तत्वों को लेते हैं, उनको गलाते हैं और ठंडा करते हैं, उनके पश्चात उनके अंदर क्या होता है मिश्र धातु, जो रिजल्ट बनता है वो मिश्र धातु कहलाती है। अब इस मिश्र धातु में हम जो है इसमें कुछ तो जो ज़्यादा सक्रिय हैं, कुछ कम अक्रिय या
क्रियाशील नहीं है, उनको मिला करके बना लेते हैं तो उनकी और गुणवत्ता बढ़ जाती है। तो जैसे हमने बात करते हैं स्टील की बात करते हैं, कांसे की बात करते हैं, पीतल की बात करते हैं, ये सब कैसे हैं, गन मेटल, रोल्ड गोल्ड मेटल, ये सब क्या सब मिश्र धातुएं हैं। अब इस चैप्टर का मैंने आपको एक एक टॉपिक पढ़ाया। मैंने इस चैप्टर में आपके लगभग सारे टॉपिक और उससे भी अतिरिक्त टॉपिक पढ़ा दिए हैं। अब बात करते हैं केवल कहें कि इनके क्वेश्चंस की, तो आपको ये पीडीएफ के माध्यम से या दूसरे वीडियो के हेल्प से आपको एनसीईआरटी के और बिटवीन द चैप्टर के जो क्वेश्चंस हैं वो आपको मिल जाएंगे। फिलहाल ये चैप्टर के नोट्स हैं, मैं आपको पीडीएफ के माध्यम से सेंड कर रहा हूँ। इस वीडियो को ध्यान से देखिए, समझिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक हो सके तो वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सभी बच्चों तक ये ज्ञान पहुँच सके। थैंक यू।